गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि पटवारी के एग्ज़ाम में कंप्यूटर आने वाला है। उसके अलावा बहुत से व्यापम एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है। और एमएस एक्सेल एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट होता है, उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट आपका एमएस एक्सेल होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लगाने के पहले कुछ दो मोटिवेशनल लाइन। इसके पहले की परिस्थितियां आपके जीवन की दिशा बदल दें। आप उठो, साहस करो और परिश्रम करो और उन परिस्थितियों को बदल दो। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो एमएस एक्सेल 2010 होता है ना, उसमें आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी टोटल 3 सीट होती है ना। सीट 1, सीट 2, सीट 3 आपको जो आपका जो मतलब सबसे लास्ट में आपका शो होता है। सबसे नीचे का जो बार होता है उसमें आपका ये सीट का नंबर शो होता है। आपका दिखती तो आपको स्क्रीन में एक है, लेकिन आपकी टोटल 3 होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसके अलावा आप कितनी भी सीट उसमें ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए, शीट मतलब क्या होता है कि जो एमएस एक्सेल होता है ना, उसमें देखो रो और कॉलम होती है। रो और कॉलम से मिलकर आपकी सीट बनती है इस तरीके से। देखिए, एक मिनट, इस तरीके से जैसी आपकी सीट होती है ना, ये आपकी रो होती हैं और ये आपका कॉलम होता है। जो रो होते हैं हम उसको ए बी सी डी से दर्शाते हैं। जो कॉलम होता है आपको 1 2 3 इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो जैसे आपको दिख रहा है, एक रो और कॉलम से मिलकर ये बनना है आपका पूरा, ये कहलाता है आपका सेल। यहाँ पे आप डाटा एंटर करते हैं तो ये आपका सेल है, और कई सेलों से मिलकर आपकी पूरी सीट बनती है। उसको स्प्रेड शीट भी कहते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में बनने वाली जो सीट होती है उसको क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट सीट, स्प्रेड सीट, फाइल सीट या फिर फोल्डर सीट? तो हम क्या बोलते हैं उसको? स्प्रेड सीट बोलते हैं। ठीक है, स्प्रेड सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में किन्हीं भी स्टूडेंट की रिकॉर्ड का जो एवरेज निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला का यूज़ करते हैं? तो एवरेज निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला का यूज़ करेंगे? आपके एवरेज फार्मूला का यूज़ करेंगे ना। किसी भी फार्मूला के आगे चिन्ह लगता है आपका इक्वल का चिन्ह, है ना। तो इक्वल का चिन्ह जो है आपका हर फार्मूला के आगे लगता है, आपको ध्यान रखना है। तो एवरेज के लिए हम एवरेज फार्मूला का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम अपनी वर्कशीट में हाइपर लिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट की से जोड़कर को दबाकर हम जोड़ सकते हैं? अगर आपको हाइपर लिंक आपके डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तो आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा? Alt+K, Control+K, Alt Control+H या फिर Control+M? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका Control+K, है ना। Control+K अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करते हो तो आप हाइपर लिंक ऐड कर सकते हो वर्कशीट में। देखो, हाइपर लिंक क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, जैसे कोई एक वर्ड है, कोई इमेज है, आप उसमें क्लिक करोगे तो आप किसी दूसरे पेज में पहुंच जाओगे, मतलब ये होती है हाइपर लिंक। जैसे मान लो आप A1 सेल में काम कर रहे हो और आपका जो, या फिर ए कॉलम में काम कर रहे हो, जो आपका डाटा है वो वाई कॉलम में लिखा हुआ है, तो आप ए कॉलम में वाई कॉलम का जो है सॉरी मतलब ए सेल में वाई, जो वाई रो का जो डाटा आपका वाई रो में है और आप काम ए रो में कर रहे हो, तो आप जो वाई रो की हाइपर लिंक है वो आप ए रो में डाल सकते हैं। तो हाइपर लिंक क्या होता है कि इसमें आप क्लिक करोगे और उस किसी और पेज पे आप पहुंच जाते हो, किसी और डाटा पे पहुंच जाते हो आप। इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा आप करेंट डाटा इंसर्ट करा सकते हो? डाटा, टुडे, नाउ या फिर आपका आ जाएगा इसमें टिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस फंक्शन के द्वारा हम करंट डेटा इंसर्ट कर सकते हैं आपका? तो टुडे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, टुडे। एक्सेल में सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? वर्क, ऑटो, नॉर्मल या फिर रोमन? तो जो आपका डिफ़ॉल्ट व्यू होता है ना, वो आपका क्या होता है? नॉर्मल होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना करते हैं। क्या होते हैं प्री डिफाइंड फार्मूला जो स्वतः गणना करते हैं? फंक्शन होते हैं, वर्ड रैप होते हैं, ऑटो सम होते हैं या फिर लॉजिकल होते हैं? तो देखिए, फंक्शन क्या होते हैं? एक प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं जो कि ऑटोमेटिक स्वतः गणना करते हैं ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। एमएस एक्सेल में वह की कौन सी है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? आपका संशोधन करते हैं, मतलब एडिटिंग करते हैं। तो एडिटिंग के काम कौन सी की आती है आपकी? F1, F2, F3 या फिर F4? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, F2। निम्न में से
कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है, एक्सेल में कौन सी टर्म का यूज़ नहीं किया जाता है? सेल, तो सेल अभी आपने देखा कि रो और कॉलम से मिलकर बनता है आपका ये सेल, तो सेल तो होती है, रो भी होती है, कॉलम भी होती है। डॉक्यूमेंट नहीं होता है ना, डॉक्यूमेंट आपका किस में होता है? MS वर्ड में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, पहली वर्कशीट पर जाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? Alt प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, शिफ्ट प्लस टैब। तो किसका यूज़ करते हैं हम? पहली वर्कशीट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप का यूज़ करते हैं ना, और लास्ट में जाने के लिए, सेकंड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज़ करेंगे हम। फॉर्मूला में तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? कंट्रोल प्लस पेज अप, मतलब ऑप्शन 20 का आंसर हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला में शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडजेसेंट रेंज निर्दिष्ट होती है और उसे किसके द्वारा पृथक करते हैं? सेमी कॉलन, कॉमा, फुल स्टॉप या फिर कॉलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉलन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला में जैसे आप जैसे सम कर रहे हो, आप जैसे मान लो ये फॉर्मूला लिखा आपने, इक्वल सम A1, ये आपका सेल एड्रेस है, या आप ये लगाओगे आप कॉलन, मान लो A10। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एडजेसेंट रेंज का मतलब होता है कि A1 से लेके A10 का सारा डाटा जो है आपका सम हो जाएगा, है ना। तो आप कॉलन के द्वारा उसको पृथक करते हो सेल एड्रेस को, जैसे A1 सेल एड्रेस है, A10 सेल एड्रेस है, तो उसको हम प्रथम कैसे करेंगे? कॉलन के द्वारा पृथक करेंगे इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर डी है। डेटा और सूचनाओं को समझने में और आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से आपको रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है आकर्षक तरीके से? चार्ट, टेबल, सेमीकोलन या फिर कॉलन। तो डेटा और सूचना को आसान करने के लिए, आकर्षक करने के लिए क्या करते हैं हम? चार्ट का यूज़ करते हैं ना। ऑप्शन ए है इसका आंसर आपका, चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट करने के लिए और एंटर करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? फॉर्मूला बार का, टाइटल बार का, मेन्यू बार का या फिर स्पेस बार का। तो देखिए जो फॉर्मूला बार होता है ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं? आपका डेटा जो भी फॉर्मूला लिखा होता है सेल में आपका, वहाँ पे ये शो करता है आपका, है ना। और इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं किसी डेटा को। एडिट और एंटर करने के लिए आप क्या करते हो? फॉर्मूला बार का यूज़ कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट एडिटिंग नहीं करनी है तो। नेक्स्ट देखते हैं, इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होते हैं, रिव्यू, डेटा, व्यू या फिर इंसर्ट। तो किस टैब में आपके प्रूफिंग टूल्स होते हैं आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिव्यू टैब में। प्रूफिंग टूल्स मतलब जैसे कोई वर्तनी शुद्ध करना हो, व्याकरण शुद्ध करना हो आपको, है ना, कुछ सिनोनिम्स देखने हैं, तो इस तरीके से जो प्रूफिंग टूल्स होते हैं ना, वो रिव्यू वाले टैब में होते हैं आपके। यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह के पेज ओरिएंटेशन का यूज़ करेंगे आप? लैंडस्केप का करेंगे आप, या फिर पोर्ट्रेट का करेंगे, या फिर क्षैतिज का करेंगे, या फिर ऊर्ध्वाधर का आप यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चौड़े रूप में आपको देखना चाहते हो तो इस तरीके से आप देखना चाहते हो तो आपका किसका यूज़ करोगे? आप लैंडस्केप का यूज़ करोगे, है ना। और पोर्ट्रेट किस तरीके से होता है आपका? ये होता है आपका पोर्ट्रेट, ठीक है। और चौड़े रूप में देखोगे तो किसका यूज़ करोगे? इस प्रकार से लैंडस्केप का यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। इसको हमने अभी देखा था कि फंक्शन जो होते हैं ना, पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं स्वतः गणना का कार्य करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फंक्शन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार में किया जाता है जो समान से लेकर जटिल कार्यों तक की उपयोगी होता है। तो MS एक्सेल आपको पता है किसका यूज़ करते हैं हम? गणनाओं का काम करते हैं MS एक्सेल में। कौन से काम में आती है आपकी ये? MS एक्सेल गणनाओं के काम में आती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका गणना। नेक्स्ट है आपका, पेज के ऊपर मार्जिन में स्थित जो टेक्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? फुटर, कॉलम, हेडर या फिर पैराग्राफ। तो जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? हेड में ऊपर हेडर होता है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? हेडर। नीचे होता है तो आपका क्या होता है? वो फुटर होता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हेडर। नेक्स्ट देखते हैं, आसानी से पढ़ने के लिए किसका उपयोग कर हम सूचना को हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित करते हैं? तो भैया हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में तो हम क्या बनाते हैं? आपका टेबल बनाते हैं ना, टेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, टेबल हो जाएगा।
एक्सेल फॉर्मूला सेल के एड्रेस $A$4 का प्रतिनिधित्व करता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस या फिर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कहते हैं डॉलर का यूज़ करते हैं, जैसे हमने $1 यूज़ कर लिया है ना, $A और 4 के आगे डॉलर लगा दिया, तो इसका जो डाटा हो, ये जो है ना, इसका नंबर चेंज नहीं होगा, मतलब एब्सोल्यूट मतलब ये फिक्स रहेगा। जैसे अपन $A4 किसी भी सेल में अगर कोई हम एडिटिंग कर रहे हैं ना, तो दूसरे किसी एक सेल की कुछ भी डाटा को हम किसी और सेल में कॉपी कर रहे हैं और उसको हमको इसका नंबर चेंज नहीं करना है रो और कॉलम का, तो हम उसके आगे डॉलर के यूज़ करते हैं, इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। और जो मिक्स्ड सेल रेफरेंस होता है उसमें कैसा होता है, इसमें या तो रो चेंज होगी या कॉलम चेंज होगा, मतलब कोई एक चीज़ जो है कॉपी करने में चेंज हो जाती है। जैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मिक्स्ड सेल रेफरेंस है तो मान लो $A है, तो यहाँ पे 4 के आगे डॉलर नहीं लिखेगा, या फिर A लिखा है तो 4 के आगे डॉलर लिखेगा, मतलब या तो रो चेंज होगी या कॉलम चेंज होगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है, मतलब वैल्यू के पूर्वानुमान के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कौन सा एक ऐसा नियम है? फाइंड, रिप्लेस, गोल सीक या फिर गोल टू। इसका आंसर होता है आपका गोल सीक। गोल सीक में क्या होता है, आप गोल सीक में कोई भी मतलब जो अपना MS एक्सेल होता है, जब तक गणना करता है, जब तक कि जो यूज़र है ना उसको अपने मन का वो जो चाहता है वो मान ना निकल आए उसका, मतलब वो डेटा चेंज करके बार बार उसकी गणना करता रहता है, मतलब जब तक आपके अनुसार वो मान आपको मिल नहीं जाता है, मतलब तो उसके लिए हम गोल सीक का यूज़ करते हैं बार बार गणना करने के लिए, जब तक आपका जो मनचाहा आंसर है वो आपको मिल ना जाए कैलकुलेशन में, तो उसके लिए गोल सीक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर या फाइल को नामित करते समय नहीं किया जाता है? तो भाई फोल्डर या फाइल को नामित करते समय इनमें से किसी का भी नहीं किया जाता है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। MS एक्सेल का एक कौन सा फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप से दोहराने और बढ़ाने को मदद करता है? ऑटोफिल, ऑटो करेक्ट, A और B दोनों। तो कौन सा है फीचर आपका? ऑटो करेक्ट है, जो कि श्रृंखला को तार्किक रूप से दोहराने और बढ़ाने में आपका आसान बनाता है। एक दस्तावेज के आगे सभी सामग्री को चयनित करना है, तो आप किस कंट्रोल की का यूज़ करते हैं? तो आपको पता है कि आपको टोटल डाटा आपको सिलेक्ट करना है, तो आप कौन सी की दबाते हो? हमेशा Ctrl+A। Ctrl+A जो है आपका पूरा डाटा सिलेक्ट कर देता है, Ctrl+A। नेक्स्ट देखते हैं, MS एक्सेल 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आपको पता है .xltx जो है आपका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ISDN का पूरा नाम क्या है? इनपुट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड स्विच डिजिटल नेटवर्क या फिर इनपुट स्विच डिजिटल नेटवर्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ISDN का फुल फॉर्म। स्टोरेज की उच्चतम क्षमता कितनी होती है? टेराबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट या फिर एक्साबाइट? तो सबसे हाईएस्ट जो क्षमता होती है ना स्टोरेज की, आपकी योटाबाइट होता है ना, योटाबाइट, जो कि आपका होता है 1000 की पावर 8 के बराबर, सबसे हाईएस्ट होता है। 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है आपका 1 KB। गाइस, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।